नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सीटेट एम्स पर। और आज हम आपके लिए लाए हैं गत वर्षों में पूछे गए सीटेट के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले प्रश्न के साथ। हमारा पहला प्रश्न है, रिक्त स्थान दे रखा है, के अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टेनबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत में संबोधित किया गया है। हमारे ऑप्शंस हैं अवयवभूत, ऑप्शन बी है सामाजिक, ऑप्शन सी है आनुभविक तथा ऑप्शन डी है संदर्भगत। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी सामाजिक। देखिए, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने अपने त्रिबुद्धि सिद्धांत में 3 तरह की बुद्धि की बात की है। इसे एक ट्रिक के माध्यम से जाना जाता है, जैसे बोलते हैं कैप। सी फॉर क्रिएटिव, ए फॉर एनालिटिकल, पी फॉर प्रैक्टिकल, यानी सृजनात्मक, विश्लेषणात्मक और प्रायोगिक। सृजनात्मक को ही एक्सपेरिमेंटल अनुभविक बोलते हैं, और विश्लेषणात्मक को कंपोनेंशियल यानी अवयवभूत कहते हैं, और प्रायोगिक को कंटेक्चुअल यानी संदर्भगत की बात कहते हैं। तो यहाँ पर कहीं पर भी सामाजिक बुद्धि की बात नहीं हुई है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वह सामाजिक। इसके अलावा उन्होंने तीनों बुद्धि की बात की है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धिमत्ता का सिद्धांत डैश पर बल देता है। हमारे ऑप्शंस हैं सामान्य बुद्धि, ऑप्शन बी है विद्यालय में आवश्यक समान योग्यताओं, ऑप्शन सी है प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं, तथा ऑप्शन डी है शिक्षार्थियों में अनुबंधित कौशलों। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यता। देखिए, हार्वर्ड गार्डनर ने अपनी बहुबुद्धि सिद्धांत में बुद्धि के 8 प्रकार बताए हैं। तो इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति में विशेष तरह की बुद्धि का प्रकार पाया जाता है और उसकी अपनी विलक्षण योग्यताएं होती हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यता। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, कक्षा में लैंगिक भेदभाव से बचने के लिए एक शिक्षक को, हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए, ऑप्शन बी है अच्छी लड़की अच्छा लड़का कहकर शिक्षार्थियों के अच्छे कार्य की सराहना करनी चाहिए, ऑप्शन सी है कुश्ती में भाग लेने के लिए लड़कियों को निरुत्साहित करना चाहिए, और ऑप्शन डी है लड़कों को जोखिम उठाने और निर्भीक बनने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, क्योंकि बाकी सारे ही ऑप्शन में लैंगिक भेदभाव की बात की जा रही है। अच्छा लड़का लड़की कहना या किसी जेंडर विशेष को किसी बात के लिए या कार्य के लिए प्रोत्साहित या निरुत्साहित करना, तो मतलब एक तरह से भेदभाव हो रहा है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है। हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है बाल केंद्रित पाठचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध कराना, ऑप्शन बी है शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नताओं को समाप्त करने के लिए हर संभव उपाय करना, ऑप्शन सी है धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों को विशेष विद्यालयों में भेजना, और ऑप्शन डी है सभी शिक्षार्थियों के लिए समान स्तर की पाठचर्या का अनुगमन करना। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, बाल केंद्रित पाठचर्या का पालन करना और शिक्षार्थी को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध कराना। देखिए, बच्चों को जहाँ पर या जिस काम को खुद करने के सीखने के अवसर उपलब्ध हों वहाँ बच्चा अधिक सीखता है। और बाकी की बात कर लेते हैं। हमारा जो ऑप्शन बी है, शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नताओं को समाप्त करने के लिए हर संभव उपाय करना। हर बच्चे का जन्म जो है एक विशेष उद्देश्य के लिए होता है।
तो उसकी जो व्यक्तिगत भिन्नताएं भी अलग होती हैं, मतलब वो व्यक्तिगत तौर पे दूसरों से भिन्नता भी रखता है। तो हमारा ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी। इसी तरह ऑप्शन सी है, धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों को विशेष विद्यालयों में भेजना। तो जहाँ हम समावेशी शिक्षा की बात कर रहे हैं, सभी को एक छत के नीचे शिक्षा देने की बात कर रहे हैं, वहाँ पर विशेष विद्यालयों की तो बात ही नहीं आती। तो हमारा सी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। और सभी शिक्षार्थियों के लिए समान स्तर की पाठचर्या का अनुगमन करना, अब सभी बच्चों को एक डंडे पर लाकर थोड़ी खड़ा कर सकते हैं, तो ऑप्शन डी भी गलत हो जाएगा। तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान दे रखा है, के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है सेरेब्रल डिस्फंक्शन, ऑप्शन बी है संवेगात्मक विघ्न, ऑप्शन सी है व्यवहारगत विघ्न, तथा ऑप्शन डी है सांस्कृतिक कारक। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, सांस्कृतिक कारक। सांस्कृतिक कारक के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न नहीं होती और बाकी सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। तो हमसे के अतिरिक्त पूछा है, तो इसलिए हमारा सांस्कृतिक कारक हो जाएगा कि किसके अलावा उत्पन्न नहीं होती। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को ऑप्शन है ए ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते। तो ऑप्शन बी है शिक्षक के बिना अपने अध्ययन को व्यवस्थित कर लेते हैं, ऑप्शन सी है अन्य शिक्षार्थियों के लिए अच्छे मॉडल बन सकते हैं, तथा ऑप्शन डी है अधिगम निर्योग्य नहीं हो सकते। यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, क्योंकि प्रतिभाशाली बालकों की कार्यक्षमता अधिक होती है, इसलिए वो किसी औसतन कार्य से इंटरनली सेटिस्फाई नहीं हो पाते, उन्हें और कार्य की आवश्यकता होती है, तो उन्हें एक विशेष सहयोग की आवश्यकता पड़ती है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान दे रखा है, के कारण प्रतिभाशालिता होती है। हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है आनुवंशिक रचना, ऑप्शन बी है वातावरणीय अभिप्रेरणा, ऑप्शन सी है 1 और 2 का संयोजन, तथा ऑप्शन डी है मनोसामाजिक कारक। तो दोस्तों हमारा यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, आनुवंशिक रचना और वातावरणीय प्रेरणा दोनों के कारण प्रतिभाशालिता होती है, दोनों ही बच्चे के विकास पर असर डालते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, गतिक कौशलों में अधिगम निरोगिता डैश कहलाती है। हमारे ऑप्शंस हैं डिस्प्लेक्सिया, ऑप्शन बी है डिस्कैल्कुलिया, ऑप्शन सी है डिसलेक्सिया और ऑप्शन डी है डिस्फेजिया। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, डिस्प्लेक्सिया। गतिक या गामा कौशलों में अधिगम निरोगिता को डिस्प्लेक्सिया बोलते हैं। वहीं अन्य ऑप्शंस की बात कर ली जाए, डिस्कैल्कुलिया होता है गणित संबंधी विकार, और डिस्लेक्सिया होता है पठन संबंधी, और डिस्फेजिया होता है हमारा भाषा संबंधी विकार। क्योंकि यहाँ पर गतिक या गामा कौशलों की बात की गई है, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, डिस्प्लेक्सिया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा किया गया। हमारे ऑप्शन हैं B.F. स्किनर, ऑप्शन बी है जॉन ड्यूबी, ऑप्शन सी है एरिक एरिक्सन, तथा ऑप्शन डी है चार्ल्स डार्विन। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी, जॉन ड्यूबी। और जॉन ड्यूबी को ही फादर ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन या बाल केंद्रित शिक्षा का पिता कहा जाता है।
ये लर्निंग बाई डूइंग की बात करते हैं, यानी करके सीखने पर बल देते हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक महिला ने भोजन प्राप्त करने के लिए अपने बच्चे को बेच दिया। इस खबर को रिक्त स्थान के आधार पर अच्छी तरह समझा जा सकता है। हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, ऑप्शन बी है पदानुक्रमिक आवश्यकताओं का सिद्धांत, ऑप्शन सी है मनोसामाजिक सिद्धांत और ऑप्शन डी है पुनर्बलित आकस्मिकताओं का सिद्धांत। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, पदानुक्रमित आवश्यकताओं सिद्धांत। ये सिद्धांत जो है वो मैस्लो ने दिया था। उन्होंने इसे जो है एक पिरामिड के हिसाब से पिरामिड बनाकर बताया था। उन्होंने इसमें सबसे निचले स्तर पर रखी थी आपकी दैहिक आवश्यकताएं, जिनमें आपका भोजन हो गया, खाना हो गया, मतलब खाना हो गया, पीना हो गया, सोना हो गया, ये सारी आवश्यकताएं आती हैं। उसके ऊपर उन्होंने बताया था सुरक्षा आवश्यकताएं, ज़रूरतें जो होती हैं, सेफ्टी नीड्स। इसमें आपका वो आ जाता है, घर आ जाता है, पैसा आ जाता है, व्यक्ति थोड़ा बहुत पैसा भी कमाना चाहता है। तो और इसके ऊपर जब ये दोनों आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं, इसमें तो इसकी तीसरी आवश्यकता आती है, वो होती है लव एंड बिलोंगिंग्स। अब उनकी दोनों आवश्यकताएं पूरी हो गई हैं, तो वो तीसरी दूसरों के साथ संबंध स्थापित करना चाहते हैं। तो यहाँ पर तीसरी जो अवस्था होती है लव एंड बिलोंगिंग्स की। फिर आती है अवस्था चौथी सेल्फ एस्टीम की, यानी कि आत्मसम्मान की। और जो बाद की अवस्था होती है वो होती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, आत्मसिद्धि की अवस्था। इसमें बात आ जाती है हु एम आई। तो ये जो नीचे की दो आवश्यकताएं ये निम्न स्तर की आवश्यकताएं कहलाती हैं, और ये ऊपर की तीन आवश्यकताएं ये उच्च स्तर की आवश्यकताएं कहलाती हैं। और इसमें एक बात और जान लेते हैं कि जब तक हमारी ये नीचे की तीन आवश्यकताएं पूरी नहीं होंगी तब तक व्यक्ति ऊपर की आवश्यकताओं के बारे में नहीं सोच सकता है, क्योंकि वो उनकी ज़रूरतें पहले की हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों इसी के साथ हमारे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। सो कीप लाइक, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, अलविदा, टेक केयर।